दूर करेंगे। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्यों यूज करते हैं? पहली चीज देखो, कोई भी कंपनी हो या गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल हो, डेट अगर उन्हें आगे बढ़ना है या फाइनेंसिंग किसी चीज में प्रोडक्शन करना है, नॉर्मल डेली हाउस होल्ड नीड्स के लिए भी, अगर इनकम और आपके खर्चे बराबर नहीं है तो आपको लोन की जरूरत होती है, या से दूसरे टर्म्स में कहते हैं debt। ठीक है। तो गवर्नमेंट जितनी भी फंक्शन करती हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट डेट में ही फंक्शन करती है। तो जो गवर्नमेंट का डेट होता है उसे क्या कहते हैं? पब्लिक डेट। जो इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस का डेट होता है, प्राइवेट कंपनीज का डेट होता है, उसे प्राइवेट डेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। गवर्नमेंट वाला पब्लिक और बाकी प्राइवेट डेट होगा। पब्लिक डेट में क्या होता है कि पब्लिक डेट गवर्नमेंट कैसे कैसे ले सकती है। एक तो कहते हैं कि लोग सिंपल तरीका है, आरबीआई है आपके पास, आरबीआई से बोलो कि पैसे प्रिंट करो, हमें दे दो, सिंपल सा काम है। ठीक है। बट पैसे प्रिंट करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं, जनरेट करने इन द सेंस कि ना कोई प्रोडक्शन या फिर उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं कर रहे हैं जनरेट, तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जनरेट करता है। और अ, उसके अगेंस्ट अगर कोई एसेट जनरेट नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है, वो मनी एक लाइबिलिटी की तरह ही होगी। ठीक है। तो इसलिए अवॉइड किया जाता है। आरबीआई अगर, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या कभी आरबीआई मनी प्रिंट करके डेट फाइनेंस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, उनके पास राइट है। किस अमाउंट में कर सकती है? कोई लिमिटेशंस नहीं है, कर सकती है। बट जनरली ये अवॉइड किया जाता है। ठीक है। तो जब मनी प्रिंट नहीं कर सकती तो क्या करेगी आरबीआई? गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि आरबीआई के पास जाती है कि हमें मार्केट से उधार चाहिए, हमें गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए। ठीक है। एक अगर डोमेस्टिक उन्हें चाहिए होगा फाइनेंस तो आरबीआई के पास जाएगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी करती है गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब से भी, या फिर सिंपली किसी कंट्री के बैंक से भी लोन ले सकती है गवर्नमेंट। ठीक है। जरूरी नहीं कि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही, तो किसी भी कंट्री के बैंक से भी गवर्नमेंट लोन ले सकती है। अब आते हैं आरबीआई पे। जब आरबीआई के पास जाती है तो आरबीआई से कहती है कि हम, आप हमें पैसे लेके दो। तो आरबीआई कहती है बदले में क्या देंगे? कि बदले में वो सिर्फ कागज में लिख के देंगे प्रॉमिस कि हम पैसे वापस कर देंगे। ठीक है। एक प्रॉमिस की कहते हैं वैल्यू क्या है? कहते हैं हम गवर्नमेंट है, हमारी तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, सिंपल बॉन्ड्स यही होते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल नहीं है, बस हमने कागज पे लिख के दे दिया है कि आई ओ यू, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ठीक है। अगर ये एक नॉर्मल डेफिनेशन की बॉन्ड्स, कोई कॉर्पोरेशन यानी कंपनी भी इशू कर सकती है और गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। जब गवर्नमेंट इशू करती है तो इंडिया में इसे कहते हैं जीसेक्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिंपल डेफिनेशन। जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है इंडिया में उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। यूएस में ट्रेजरी, यूके में गिल्ड्स। ठीक है, अलग अलग नाम है ये बॉन्ड। ठीक। तो बॉन्ड्स, अ बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो मनी। क्या है ये? रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एट वन पार्टी ओज टू अनदर। ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पे अभी गवर्नमेंट नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन कोई भी। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये है कि वैरी नहीं करता है जनरली, कि बॉन्ड जब इशू कर दिया गया कि इतने प्राइस पे इशू किया, इतना ही मिलेगा, मतलब उतना ही मिलेगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, यानी एट द एंड ऑफ द टेन्योर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वेयर इंडिविजुअल्स lend money to government or company at a certain interest rate for an amount of time। अब इसमें बॉन्ड्स में क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अब आप किसी से उधार ले रहे हो तो इंटरेस्ट तो मांगेगा ही। ठीक है। और दूसरी चीज क्या ऑफर करती है गवर्नमेंट की? एक और एडवांटेज ऑफर करते हैं कि देखो, अगर मैंने आपसे
1000 रुपये मांगे, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि देखो मैं आपको 900 रुपये दूंगा, लेकिन आप लिख के दो कि मुझे 1000 रुपये वापस करोगे। ठीक। तो हमारे उधार की वैल्यू, फेस वैल्यू तो 1000 रुपये ही है, क्योंकि मिले तो मुझे 900 रुपये, लेकिन मैंने लिख के दिया कि मुझे 1000 रुपये वापस करने हैं तुम्हें। ठीक है, तो फेस वैल्यू 1000 रुपये हो गई। लेकिन जो 100 रुपये मैंने नहीं लिए उधार में, जो मुझे नहीं मिले, 1000 मिलने चाहिए थे पर 900 मिले, तो वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो फेस वैल्यू से कम पे मिले वो हो गए डिस्काउंटेड बॉन्ड्स। ठीक है, सेम प्राइस पे अगर मिल रहे हैं, ठीक, नॉर्मल सेम रेट, और अगर 1000 रुपये मैंने लिए हैं, ठीक है, बट वो लिख के दे रहे हैं कि जब फ्यूचर में मैं आपको 900 ही वापस करूंगा, या प्रीमियम कि बॉन्ड से ज्यादा का अमाउंट। अब प्रीमियम क्यों होगा ये समझेंगे, क्योंकि बॉन्ड क्या होते हैं, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल क्या होते हैं कि जिसने खरीदे हैं वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नॉन नेगोशिएबल की एग्जांपल देख लो, जैसे कि एफडी है। एफडी आपने खरीदी अपने नाम पे, आप किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, एफडी भी क्या है, एफडी है जो बैंक ने आपसे लोन लिया है, उस पे आपको इंटरेस्ट देगी। एफडी एक तरह से बैंक ने लोन ही तो लिया, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो एफडी क्या, नॉन नेगोशिएबल। आप कहीं पे उसे एफडी को ले जाके स्टॉक मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते कि किसी और को दे दिया कि फ्यूचर में आप और ट्रांसफर। ठीक है, तो वो होते हैं नॉन नेगोशिएबल। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, नेगोशिएबल। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, अब जैसे बॉन्ड्स अगर जब गवर्नमेंट ने इशू किए हैं तो उन्हें सोवरेन बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, सोवरेन की गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ द डे की। तो इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या, पैसे डूबने का खतरा नहीं। ठीक है, तो इसलिए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल हो, जब उन्हें लगे कि मेरा पैसा मार्केट में डूब जाएगा, तो मैं अपना पैसा इस पे लगा लेता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टर्स का काम है पैसे कमाने में, अब इन्वेस्ट कहाँ करें, जहाँ पे सेफ हो मेरा पैसा। ठीक। When the RBI sells government securities, it puts upward pressure on bond yields. अब बॉन्ड यील्ड को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर स्टेटमेंट को समझेंगे। ये अभी ये देखो, इन द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्यों कहा कि आपने डायरेक्ट पहले आरबीआई से बॉन्ड खरीदा, अब वो बॉन्ड आप ले जाके सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो। ठीक है, आगे वाले को मान लो आपने 1000 रुपये वाला बॉन्ड 900 में खरीदा। ठीक है, आप कल ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप किसी को 910, 920 किसी में बेच दिया। ठीक है, खरीदने वाले को क्या एडवांटेज है कि उसको एक तो बॉन्ड जब फ्यूचर में 1000 रुपये मिलेंगे, प्लस बॉन्ड पे जो कूपन रेट बोलते हैं, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस फ्यूचर में ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, जितने आपने दिए हैं उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये बॉन्ड का एडवांटेज है। अब कूपन रेट समझ, मिलता है ईयरली, अगर 5% डिसाइडेड है कि साल में 5% मिलेगा, 100 रुपए का 5 रुपए आपको साल में मिलेगा, तो हाफ ईयरली पे किया जाता है, यानी 2.5 रुपए। ऐसे नहीं हाफ ईयरली 5 रुपए, हाफ ईयरली फिर हाफ ईयरली। साल का 5 रुपए है तो हाफ ईयरली, 6 महीने में आपको 2.5 रुपए, 6 महीने बाद 2.5 रुपए, ऐसे मिलता है। ठीक है, तो पार वैल्यू यानी जितने उधार दिया उतने का ही उसमें लिखा हुआ है कि 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए आपने पे किए। डिस्काउंट में मतलब कि आपने पैसे तो कम दिए, लेकिन जो उसमें फेस वैल्यू लिखी हुई है वो ज्यादा लिखी हुई है। अब इसमें प्रीमियम का मतलब क्या है, पैसे तो आपने ज्यादा दिए लेकिन फेस वैल्यू कम लिखी हुई है। अब प्रीमियम पे क्यों खरीदेगा कोई, कि फ्यूचर में आपको 1000 रुपए मिलने हैं, लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट में 1500 का खरीद रहे हो बॉन्ड को। क्यों, क्योंकि अगर उसे चाहिए कि मुझे ना एक सेफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कि चलो ठीक है मुझे 1000 का बाद में, जो मैंने 1500, 1050 में खरीदा, मुझे 1000 रुपये ही मिलेंगे बाद में, लेकिन इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे साल में, तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा। अगर उसे लगता है कि वो एडवांटेजियस है तो कोई कोई प्रीमियम पे भी खरीद लेता है। और दूसरा रीजन ये भी होता है प्रीमियम पे खरीदने का, तो उसे ये भी होगा कि आज बॉन्ड की मार्केट में काफी बूम चल रही है, तो कल कोई मुझसे और ज्यादा वैल्यू में खरीद लेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट की तरह होता है, शेयर की तरह, कि हाँ एक शेयर हो गया कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि आज
थोड़ा महंगे में खरीद लेता हूँ, लेकिन कल और महंगे में बिक जाएगा। ठीक है, इसलिए लोग प्रीमियम में भी खरीद लेते हैं। ठीक। अब कूपन रेट मैंने बताया, जैसे इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड पे, जो भी फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा हाफ ईयरली पे करते हैं, बट फिक्स ईयरली फिक्स होता है रेट, और हाफ ईयरली में उन्हें पेमेंट होगी। परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू पेड फ्रॉम इशू डेट अंटिल मेच्योरिटी। अब बॉन्ड यील्ड समझते हैं। बॉन्ड यील्ड क्या है? कूपन अमाउंट और प्राइस। कूपन अमाउंट क्या होगा? यही इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बॉन्ड से। ठीक है। और बॉन्ड का प्राइस, तो ये होता है यील्ड। अब अगर हम मैथ्स लगाएं, तो जब जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, जब भी डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो वैल्यू घटती है ना। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? इसमें प्राइस। तो जैसे जैसे बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, इसका मतलब है कि बॉन्ड की यील्ड घटेगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड में और बॉन्ड की प्राइस में। ठीक। Therefore, the prevailing market price of bonds also affects the bond yield. As the price of bond goes up, its yield goes down, and yield goes up as the price of the bond goes down. तो इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में। ठीक। अब ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं। द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन बॉन्ड यील्ड्स। अपवर्ड प्रेशर मतलब बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, मेकिंग बोरोइंग कॉस्टलियर एंड देयर बाई कर्बिंग एक्सेसिव बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। अब देखो, ये स्टेटमेंट बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी लग रही है ना? क्यों? क्योंकि व्हेन आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कब सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी? जब उसे मार्केट में से मनी कम करनी है। सक करना हो लिक्विडिटी। हाँ, मार्केट में से मनी निकालनी है। जब मार्केट में से मनी निकालती है, तब क्या होता है? बॉन्ड की यील्ड जो है, अपवर्ड प्रेशर बॉन्ड यील्ड पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बॉन्ड का प्राइस, आरबीआई जब बेच रही है, बॉन्ड बेच रही है, इसका मतलब कि वहां से पैसे निकाल रही है। ठीक है। जब उसने बॉन्ड बेचे, तो बॉन्ड की एक्सेस, मार्केट में बॉन्ड हो गया एक्सेस में, तो उसकी जो प्राइस है वो घटेगी। समझे? प्राइस घटेगी तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड जब बढ़ेगी, तो लोग, इसलिए बोरोइंग जो है वो कॉस्टलियर हो जाती है। बोरोइंग में जब भी बात करते हैं, तब लोन्स की बात करते हैं, नॉर्मल लोन्स की। अब बॉन्ड में जब बात करते हैं, तो गवर्नमेंट बोरोइंग की बात करते हैं। ठीक है। कॉरपोरेशंस के पास दो तरीके हैं। या तो गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे दे दे। या तो बैंक में अपनी एफडी वगैरह करा ले, या वैसे कर ले। तो क्या करेंगे? जब हमारे पास बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब जब आरबीआई को मनी इन्वेस्ट करनी होती है, मार्केट में बढ़ानी होती है, तो क्या करते हैं हम? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं। ठीक है। ये तो दो हमें क्लियर थे हमेशा से, कि जब भी हमें मार्केट से मनी सक करनी है, तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचते हैं। ठीक। और जब एक्सेस मनी हमें डालनी है, तो बाय करते हैं। ये आरबीआई की पॉलिसीज। ठीक है। हम देखो, इफ द मार्केट वैल्यू डिक्रीजेस बिलो द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, देन द रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन द परचेज ऑफ बॉन्ड इन सेकेंडरी मार्केट इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है कि जब बॉन्ड की वैल्यू, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। कोई सस्ते में अगर खरीद रहा है बॉन्ड को, तो उसको तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। ठीक है। जो चीज सस्ते में खरीदी, बाद में उसे फेस वैल्यू ज्यादा मिलने वाला है पैसा, तो इसलिए जब भी मार्केट वैल्यू घटती है, तो सेकेंडरी मार्केट में उस पर रिटर्न बढ़ जाते हैं। तो यही, जो इसी को, जो वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, उसे बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है।
हार्डनिंग क्यों बढ़ी, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी जब भी वैल्यू डिक्रीज हुई है। अभी हमने रिलेशन देखा था यील्ड में और बॉन्ड के प्राइस में फेस। तो जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है, यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। अब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो उसके इम्पैक्ट देख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड जैसे ही बढ़ती है तो क्या होगा, both banks and mutual funds holding government securities will suffer losses due to the inverse relationship between bond prices and yields। जैसे कि बॉन्ड यील्ड राइज होगी, बॉन्ड प्राइस फॉल। बॉन्ड प्राइस क्योंकि घट रही है उनकी, इसलिए जो बॉन्ड्स वो होल्ड कर रहे हैं तो उनको लॉस होगा। यानी कि जब जब मार्केट में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब जो बॉन्ड होल्ड कर रहा है उसको लॉसेज हो। नहीं है समझ? सर ये रिलेशन तो आ गया, बट जिसके पास बॉन्ड है और हाँ। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो उसका लॉस कैसे हो रहा है? क्योंकि उसने महंगे पर खरीदा था, ऐसा कुछ? हाँ, उसने महंगे पे खरीदा था ना। अब बॉन्ड की स्टॉक की तरह समझ लो, जैसे इस अगर एज ए स्टॉक है तो किसी ने 100 में खरीदा था और आज की स्टॉक प्राइस है 90, है ना, हम्म। क्योंकि आज घट गया है तो उसको तो लॉस होगा आज। ठीक करेक्ट। है। सेकेंडरी मार्केट की यहाँ पे जो भी बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि बॉन्ड जो है मोस्टली अगर ट्रेजरी बिल्स को हटा दें तो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो फिर भी वो बहुत ही लिक्विड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। हम्म। ठीक है, तो लिक्विड इसीलिए कि तुरंत आप ट्रेड कर सकते हो। बट करेक्ट। मेच्योरिटी डेट तो की 10-10 साल की है, किसी किसी की 40 साल की है। हम्म। तो मेच्योरिटी तक कौन होल्ड कर रहा है? कोई नहीं। वो तो करेक्ट। बीच में ट्रेडिंग चल रही है। तो सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, तो अच्छा। वहां पे ट्रेडिंग हो रही है। तो जिसके पास जो होल्ड कर रहा है, जिसके पास है बॉन्ड्स, जब बॉन्ड प्राइस घटेगी तो उनको लॉसेज होंगे। ओके। बैंक्स रखती हैं बॉन्ड्स। ठीक है। बैंक्स बॉन्ड क्यों रखती हैं? क्योंकि बैंक उन बॉन्ड्स को यूज कर सकती हैं एसएलआर में। हम्म। ठीक है। आरबीआई की कंडीशन होती है, एसएलआर में आप बॉन्ड्स को भी यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक है। ठीक। और सर इन्फ्लेशन जब होगा, बॉन्ड हम्म। यील्ड बढ़ेगा, हाँ। दैट इज वाई बॉन्ड होल्डर को लॉस होगा, जो लॉस। अभी पहला क्वेश्चन था। हम्म। ठीक है सर, अब क्लियर है। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। अब देखो, अब ये वाला कि हायर yields on government securities imply that government will have to offer higher interest rates on fresh borrowings। फ्रेश बोरोइंग्स मतलब, अब देख, जब नए बॉन्ड्स, अब उन्हें नए बॉन्ड्स जो अप्लाई कर वो करने हैं, रिलीज करने हैं, उनमें उनको, क्योंकि वरना तो उसी पे ट्रेड होता है। अब नए बॉन्ड्स खरीदेगा, जिसे एडवांटेज चाहिए होगा वो, अगर एडवांटेज चाहिए तो हायर प्राइस मतलब बढ़िया यील्ड पे ही चाहिए ना, कि बढ़िया जो हमें ऑफर दे, अच्छा इंटरेस्ट रेट दे, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अब हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि जब यील्ड बढ़ती है, प्राइस घट रही है, तो गवर्नमेंट को अगर नए बॉन्ड्स इशू करने हैं तो उन्हें हायर यील्ड पे देने पड़ेंगे। ए हायर इंटरेस्ट रेट पे, सॉरी यील्ड पे नहीं, हायर इंटरेस्ट रेट पे देने पड़ेंगे। ठीक है। दिस इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट कैन हैव रिपल इफेक्ट ऑन इंटायर इकोनॉमी। ठीक है। तो लीडिंग टू हायर इंटरेस्ट रेट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड पोटेंशियली हायर लेंडिंग रेट फॉर बैंक। ये तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ठीक, तो जैसे ही तो ये हम बॉन्ड यील्ड की बढ़ने की बात करें, बॉन्ड यील्ड जैसे ही बढ़ती है तो क्या क्या चीजें बढ़ जाती हैं। एक तो लॉस होता है बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स को। दूसरा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। ठीक। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे क्या होगा, कॉर्पोरेट को भी क्या करना पड़ेगा, सिंपल जैसे गवर्नमेंट ने किया। कॉर्पोरेट्स में नीड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन देयर बॉन्ड्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स amid rising bond yields in the market। ठीक, दिस could lead to higher borrowing cost for companies। ठीक। हर हर बार हम borrowing cost क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट ही है ना, हम लोन ही तो ले रहे हैं बॉन्ड्स, हम हायर इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं।
सिंपल सी बात है, हम हायर इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं यानी कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। ठीक। इक्विटी मार्केट्स में क्या होगा? As bond yields rise, the opportunity cost of investing in equities increases since fixed income securities become relatively more attractive compared to stocks. अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिंपल सा मतलब होता है मार्केट डाउन होगी। ठीक। तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स में शिफ्ट देयर एलोकेशंस अवे फ्रॉम इक्विटीज टुवर्ड्स बॉन्ड्स, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर स्टॉक्स। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट क्यों डाउन होती है? क्योंकि मार्केट कैसे चलती है, कंपनी ग्रो करेगी, यानी कि वो जो पैसे बोरो कर रही है वो कम इंटरेस्ट रेट पे ले रही है। अगर वो कम इंटरेस्ट रेट पे लेगी तो ज्यादा प्रॉफिट रजिस्टर कर पाएगी। ठीक है। उसी परसेप्शन पे बेस होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी जो है, उसका परसेप्शन है कि वो जो भी पैसे बोरो कर रही है, अगर सस्ते में मिले हैं तो यानी कि इट विल टर्न इनटू हायर प्रॉफिट्स। अगर उसे पैसे ही महंगे में मिल रहे हैं यानी कि उसका प्रॉफिट लो होगा। प्रॉफिट लो होगा तो लोगों का स्टॉक मार्केट पे थोड़ा विश्वास कम होगा, तो वो क्या करेंगे? जिस पे विश्वास ज्यादा है उस पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक। तो स्टॉक मार्केट में भी डाउनफॉल होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स विल टेंड टू इन्वेस्ट मोर ऑन बॉन्ड्स rather than। ठीक है। तो हाई हाई यील्ड का सिंपल मतलब नए बॉन्ड्स होंगे जिन पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है। मार्केट में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उन पे अगर हाई यील्ड चल रही है तो नए बॉन्ड्स जो इशू होंगे उन पे हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। याद रखना, हायर इंटरेस्ट रेट अगर नए बॉन्ड्स में मिल रहा है इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉन्ड जो है डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। अब यही बॉन्ड्स जो हमने पढ़े उनके ही कुछ वर्जन्स हैं। ठीक है। जो ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स किन्हें कहते हैं? शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के ही। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली क्या है? तीन टेन्योर्स हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अब ये क्या है? ट्रेजरी बिल्स की एक खासियत क्या है? खासियत है डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स। इसमें जीरो कूपन सिक्योरिटीज है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलता। ये सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। फ्यूचर में आप ज्यादा प्राइस पे वापस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इनका पर्पस ही यही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक। तो ट्रेजरी बिल्स हो गए तीन तरह के। अब ट्रेजरी बिल्स फिर भी 91 डेज, 182 डेज और 364, अब उससे भी कम टाइम के लिए चाहिए तो कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक। कैश मैनेजमेंट बिल्स हैव द generic but are issued for maturities less than 91 days। 2010 में पहली बार इशू किए गए थे, और ये टेम्पररी जो भी मिसमैच होते हैं कैश फ्लो के लिए, गवर्नमेंट उसके लिए यूज करती है कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है। तो वैसे ही ये भी होगा ट्रेजरी बिल्स में भी, जैसे कूपन रेट वो नहीं होते, कूपन जीरो कूपन, वैसे इसमें भी जीरो कूपन होगा। डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाएंगे, फेस वैल्यू पे रिडीम किए। अब डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेटेड क्या है? अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ट्रेजरी बिल्स हो गए, कैश मैनेजमेंट बिल हो गए। अब लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आती हैं उन्हें बोलते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस कैरी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग मतलब जब इंडेक्स इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स कर देते हैं, हो सकता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाए तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है। यहाँ बॉन्ड्स की जब भी बात हो, सिंपल इंटरेस्ट रेट को कूपन नाम से रिप्लेस कर दिया गया बस। जनरली द टेन्योर ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज रेंजेस फ्रॉम 5 years to 40 years। ठीक है, तो 40 years मैक्सिमम है। और हाफ ईयरली बेसिस जैसे मैंने बताया कि अगर इंटरेस्ट 5% मिल रहा है तो हाफ ईयरली में 2.5% मिलेगा। ऐसा नहीं होगी हाफ ईयरली 5% मिल रहा है। अब देखो, इंडेक्सिंग होती है बॉन्ड की। बॉन्ड की इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग मतलब उन्हें इंडेक्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, इंडेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इंडेक्स किस लिए बोलते हैं? इंडेक्स हमारे पास कौन कौन से इन्फ्लेशन के में देख रहे हैं? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई।
ठीक। तो अगर किसी बॉन्ड का कैपिटल अमाउंट, यानी कि जितना आपने दिया पैसा, अगर वो, मेन कैपिटल और इंटरेस्ट में तो पता ही है डिफरेंस। ठीक है, कैपिटल जितना आपने पैसा दिया, ऊपर इंटरेस्ट उस पर जितना ब्याज मिलेगा। कैपिटल को अगर इंडेक्स किया गया है इन्फ्लेशन से, तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स हो गए। दीज बॉन्ड्स आर प्रिंसिपल ऑफ विच इज लिंक टू एन एक्सेप्टेड इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट जो है फिक्स रहेगा, उसका इन्फ्लेशन से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्सेप्टेड उस टाइम का WPI या CPI इन्फ्लेशन, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो। दूसरे आते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स में दोनों ही चीजें हैं, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, दोनों चीजें इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दी जाती हैं। इंडेक्स कौन सा? दोनों में से कोई भी, WPI या CPI से जोड़ के। ठीक, तो ये हो गए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आए थे 2013-14 में। गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? वो गोल्ड की प्राइस जो मार्केट में प्रीवैलेंट है उससे एसोसिएट होते हैं। गोल्ड प्राइस आपको पता ही फ्लक्चुएट होती रहती है। स्टॉक मार्केट लो जाएगी तो गोल्ड प्राइस बढ़ेगी। अब ये रिलेशन पता है ना, जब भी स्टॉक मार्केट डाउन होती है तो गोल्ड प्राइस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्टॉक मार्केट डाउन होती है तो इन्वेस्टर्स ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे हम सेफली इन्वेस्ट कर सकें। तो फिर वो स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के गवर्नमेंट उसमें गोल्ड में लगा। ठीक, तो स्टॉक मार्केट डाउन होगी तो गोल्ड बॉन्ड्स की भी प्राइस बढ़ेगी। प्राइसेस ऑफ ईच आर लिंक्ड टू कमोडिटी प्राइस विथ गोल्ड। अब इसमें 1 ग्राम गोल्ड के मल्टीपल्स में ही होता है सारा। ठीक, तो मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड पे भी बॉन्ड इशू किया जा सकता है। हमने सेंट्रल वाली बात करी, ट्रेजरी बिल्स और ये सारी चीजें होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट स्टेट को भी चाहिए पैसा, तो स्टेट जो बॉन्ड इशू करती है उसे बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, SDLs। ये भी RBI ही डील करता है। ठीक है, स्टेट स्टेट का कोई कॉमर्स या फाइनेंस मिनिस्ट्री डील नहीं करती, ये भी RBI के पास ही होता है। RBI इसमें ट्रेड करता है। और एक डिफरेंस याद करना है, जब सेंट्रल जो है वो ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकता है शॉर्ट टर्म वाले, बट स्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टेट के पास ट्रेजरी बिल्स इशू करने का राइट नहीं है। तो ये बस स्टेट बैंक की डेटेड सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, बट इन्हें भी हम, डेटेड सिक्योरिटीज तो होती है लॉन्ग टर्म वाली। हाँ, अगर सोचा जाए तो लेस लिक्विड हो गई नॉर्मली अगर देखा जाए, बट डेटेड सिक्योरिटी यानी लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी है। बट इनको भी जो जो एडवांटेजेस नॉर्मल ट्रेजरी बिल्स के होते हैं या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के होते हैं, वो सारे एडवांटेजेस स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के भी होते हैं। इन्हें भी एज एन SLR यूज कर सकती है बैंक्स। अब ये बॉन्ड्स की बात हो गई। ऐसे ही जब एक कॉरपोरेशन, वो तो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है, प्राइवेट कॉरपोरेशन भी बॉन्ड्स इशू कर सकती है। प्राइवेट कॉरपोरेशन जब इशू करती है तो उसे बोलते हैं डिवेंचर्स। ठीक है, कई तरह के करती है, जैसे हमने गवर्नमेंट में देखे थे ट्रेजरी बिल्स, हमने शॉर्ट टर्म देखे थे। ऐसे ही ये भी करते हैं कॉरपोरेशन, प्राइवेट कॉरपोरेशन, उन्हें प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए डिवेंचर। तो डिवेंचर इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी एज अ मींस ऑफ बोरोइंग मनी एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक, तो अब इनमें क्या है कि यही है कि फेस वैल्यू पे चलता है कि हाँ कंपनी का नाम चल, कंपनी ने प्रॉमिस करके लिख दे दिया कि हम वापस कर देंगे, कोई कोलैटरल नहीं है। ठीक है, कंपनी ने यानी अ, अपने कंपनी के या अपने घर के कागज नहीं रख दिए साथ में, सिर्फ उन्होंने कह दिया कि हम वापस कर देंगे। और क्योंकि उसकी कंपनी की वैल्यू, स्टेटस अच्छा है, ठीक है, वेल नोन कंपनी है, तो उनके बस एक प्रॉमिस पे हम लोन दे रहे हैं या उनका बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो वो हो गया डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स कई तरह के हो सकते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं कि जिन्हें पहले तो आप एक बॉन्ड की तरह यूज कर रहे हैं,
फिर उसके बाद जब आपको लगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है और हमारे बॉन्ड के प्राइसेस बेकार हो रहे हैं, तो आप उन्हें इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल में ये ऑप्शन नहीं होता है। कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या होता है, उसमें क्या है, ऑप्शन है कन्वर्टिबल वाले में, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। बट कंपल्सरीली कन्वर्टिबल में एक फिक्स टाइम के बाद आपको करना ही है। फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसे इक्विटी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा बॉन्ड को। ठीक, ये डिफरेंसेस है। अब ये है क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये क्या होते हैं, ये भी देखो सिंपल शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, कुछ बस प्रोमिसरी नोट्स की तरह ही है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम पैसा ले रहे हैं इतना, बदले में आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये बाद में जब टाइम खत्म होगा हमारे पास आना, इसमें जो कंडीशंस लिखी हैं वैसे आपको पैसे वापस मिल जाए। ठीक, तो उसी में एक आता है कमर्शियल डिपॉजिट और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक। तो सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इशू कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक कर सकते हैं, और कुछ सेलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। ठीक, नाबार्ड, सिडबी। नाबार्ड, ये सब हो गए। ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेफर्स टू अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट विच इज नेगोशिएबल। नेगोशिएबल अभी मैंने बताया था, इसे भी लेकर आप ट्रेड कर सकते ट्रेड हो। कर सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड इज बिटवीन 7 days to 1 year फॉर कमर्शियल बैंक्स, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नॉट लेस देन 1 year। तो शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक ही इशू कर सकते हैं, और 1 से 3 years के लिए फाइनेंशियल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो इसमें भी देख कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। They are issued at a discount on face value. Return on them is difference between issue value and face value. इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अब एक कमर्शियल पेपर भी देख लेते हैं। कमर्शियल पेपर क्या है, मनी मार्केट सिक्योरिटी इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन। अब ये कमर्शियल पेपर में डिवेंचर में क्या अंतर है, जैसे डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स इशू करके वो अपना, जैसे नई नया प्लांट डालना है, ठीक है, नई मशीन कहीं किसी के साथ या नई कंपनी बाय करनी है उन्हें, तो उसके लिए डिवेंचर्स वगैरह इशू करते हैं। कमर्शियल पेपर में कंडीशन होती है कि आप कुछ नया करने के लिए नहीं इशू कर सकते इसे। जो कंपनी के खर्चे हैं, तो मशीन खराब हो गई है, या डे टू डे अलाउंसेस हैं, उनके लिए आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी लिमिटेड टेन्योर होता है, लिमिटेड मेच्योरिटी टाइम होता है। लिमिटेड मेच्योरिटी टाइम क्यों होता है, क्योंकि फिर वो अगर ज्यादा मेच्योरिटी टाइम होगा, मोर देन 9 months होगा, तो वो सेबी के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो उस रेगुलेशन से बचने के लिए कमर्शियल पेपर होता है अंडर, इट कैन नॉट बी इशूड फॉर लॉन्गर देन 270 days। ठीक है, तो जो भी शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म में मोस्टली क्या है कि वही होगा कि फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे इशू करेंगे और फेस वैल्यू पे रिडीम कर लेंगे, वही उनका प्रॉफिट है। ठीक है, जिससे भी वो बोरो करते हैं। तो इशूड बाय कॉर्पोरेशन टिपिकली फॉर फाइनेंसिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड मीटिंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इन्वेंट्री मैनेज करने की, इन्वेंट्री क्या होती है, रोज की जो चीज सामान चाहिए वो इन्वेंट्री बोलते हैं इनको। मीटिंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे मेजर मेजर, वो यही थे। ठीक, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में हम बॉन्ड्स, बॉन्ड्स सिर्फ अगर हम बॉन्ड्स लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इशू कर सकती है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो इशू करते हैं उन्हें डिवेंचर्स नाम दे देते हैं। ठीक है, और सिर्फ बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं उन्हें, ऐसा नहीं कि डिवेंचर्स ही है। बट गवर्नमेंट इंडिया में जब इशू करती है गवर्नमेंट, तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह देते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल्स कह देते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म में डेटेड सिक्योरिटीज बोल देते हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म के लिए करती है तो डिवेंचर बोल देते हैं।
शॉर्ट टर्म में कमर्शियल पेपर बोल देते हैं। जब बैंक इशू करती है, बैंक को पैसा चाहिए, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोल देते हैं। ठीक है, बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये हो गया डेट के इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन पे बेस्ड एक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन पिछली क्लास में बताया था। बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, ओपन मार्केट नहीं। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, फाइनेंशियल डेट। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। सिंपल। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई कब करता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या घटता है, तब परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करता है। तो ये हो गया परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। With reference to convertible bonds, consider the following statements. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. तो ये इसका एक फीचर होता है। जैसे जो नॉन कन्वर्टिबल है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनिशियली ही कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, यहाँ बॉन्ड्स लिखा हुआ है लेकिन इसे डिवेंचर में लग रहा हो कि बॉन्ड्स कैसे कन्वर्टिबल हो गए। जब स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो डिवेंचर भी बॉन्ड ही होते हैं। ठीक है, यहाँ कन्वर्टिबल बॉन्ड लिख गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवेंचर है। अगर कॉर्पोरेशन यूज करे तो डिवेंचर है। गवर्नमेंट भी अगर ऐसे इशू करे कन्वर्टिबल की इक्विटी, गवर्नमेंट इक्विटी नहीं दे सकती, बट वैसे तो ये कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब यहाँ डिवेंचर की बात हो रही है। तो जो कन्वर्टिबल होते हैं वो, क्योंकि स्टार्ट आप जब नेगोशिएट करोगे तो आप लो इंटरेस्ट रेट पे भी अग्री कर जाओगे, क्योंकि पीछे फ्यूचर में क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन हुआ तो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी। तो इसलिए कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में क्या होता है, वो लो इंटरेस्ट रेट पे करता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर एडवांटेज की वजह से। जब एडवांटेज नहीं होता नॉन कन्वर्टिबल में, हाई इंटरेस्ट रेट। The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. बिल्कुल ठीक है, एक तरह का इंडेक्सेशन ही है। जब आपके पास इन्फ्लेशन हो रहा है तो आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Indian government bond yields are influenced by which of the following? Actions of the United States Federal Reserve हर बार इम्पैक्ट होती है। जैसे उनके फेड के रेट घटते या बढ़ते हैं तो हमारी बॉन्ड मार्केट इम्पैक्ट करती है। एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल, जो खरीदना बेचना है तो बॉन्ड यील्ड उस पर डिपेंड करती है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन पे तो बिल्कुल डिपेंड करती है। ठीक, तो बॉन्ड यील्ड्स तीनों 1 2 and 3। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द above are included in capital markets? कैपिटल मार्केट क्या है? मोर देन 1 ईयर की हम्म, मैच्योरिटी, मोर देन 1 ईयर की मैच्योरिटी या ड्यूरेशन के लिए जब आते हैं तो कैपिटल मार्केट में ट्रेजरी बिल तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। कॉल मनी मार्केट, नहीं आएगा। भी शायद बैंक टू नहीं बैंक। आएगा। कॉल मनी क्या होती है? बैंक बैंक से लेता है तो यस ऐसे सर। ओवरनाइट, ओवरनाइट हाँ। एक्सपेंसेस के लिए उसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ठीक। हम्म। गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्ग टर्म होता है, आ जाएगा। डेटेड सिक्योरिटीज, यस। स्टॉक मार्केट भी, ऑप्शंस होते हैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के। स्टॉक 1 और मार्केट भी 4। कैपिटल मार्केट में। ठीक, तो इसमें पूछा हाउ मेनी, यानी कि 4 में से 2, ओनली 2। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये वाला देखो, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन था। यस सर। द ग्रेडेड प्रीलिम्स। Consider the following statements. The Reserve Bank of India manages and services Government of India securities, but not any state government securities. ऐसा नहीं, मैंने भी पढ़ा था ना, एसटीएल।
Long. तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो जिन्हें बोलते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हैं, Yes. ठीक है, वो भी आरबीआई ही मैनेज करती है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाती Hmm. है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Hmm. स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करते हैं। Okay. ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। ट्रेजरी बिल्स में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, सिर्फ डिस्काउंट एट दी पार वैल्यू। पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू। ठीक है, तो 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये थे डेट इंस्ट्रूमेंट्स। छोटा सा इससे डेट इंस्ट्रूमेंट्स का वो क्लियर हुआ। एक रिलेशन और फॉर्मूला माइंड में रखना, बॉन्ड यील्ड। ठीक है, Coupon. इक्वल कूपन, परसेंटेज नहीं होगा, कूपन वॉल्यूम, ठीक है, कूपन अमाउंट अपॉन प्राइस। Price. ठीक है, तो जब जब प्राइस बढ़ेगा यील्ड घटेगी, प्राइस घटेगा यील्ड बढ़ेगी। ठीक, तो ये है डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी इसके बाद हम लोग, अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए तो गवर्नमेंट की अगली अगली क्लास में फाइनेंसिंग देखेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ से, और फिर एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, कितनी फाइनेंसिंग अलाउड है स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो चीजें मैंने बोली थी, जो जैसे तुम लोग पढ़ भी रहे हो, जो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती हैं वैसे ही तुम लिख के मुझे भेज दो। ठीक, एक क्लास उन चीजों पे ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसे मुझे सर एक ऐसे, डाउट था। हाँ, हाँ बोलो। सर एफएलटी में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें हम्म, वो टेपर टेंट्रम के बारे में पूछ रहे थे और सारी स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। तो उसमें जो आंसर दे रखा था वो बोल रहा था स्पेसिफिकली कि टेपर टेंट्रम तब होगा जब बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ जाएंगी। मतलब मेरे हिसाब से टेपर टेंट्रम तब होता है जब जो फाइनेंस कर रहे होते हैं वो लोग अपना पैसा निकाल के कहीं हम्म, और भाग जाते हैं किसी भी वजह से। पर हम्म, उसमें स्पेसिफिक वजह ये दे रखी थी कि किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक अगर कोई एक्शन लेता है तो हम्म। उसकी वजह से जब ये होगा कि लोग अपना पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उसको टेपर टेंट्रम बोलेंगे। ऐसा किसी था। कम, तो उनके कहने का मतलब यही था, तुमने भी जो कहा ना, कि जब यहाँ से पैसे निकाल के बाहर भाग जाने का मतलब यही है कि कम, कि कोई अगर, उन्हें अगर दूसरी कंट्री में ऑफर मिल रहा है बेटर, तभी तो यहाँ से पैसे निकाल के वो जाएंगे। पर जरूरी थोड़ी है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेक्युलेटिव हो जाते हैं और अपना पैसा निकाल के सब लोग भागने लगते हैं दूसरी जगह। स्पेकुलेटिव 2 दिन जैसे, जब वो डेट आते हैं, जैसे मतलब फेड रेट हाइक की बात होती है, अभी भी हो रही है, जैसे फेड रेट की हाइक करेंगे या उसी रेट पे रखेंगे, तो जो जो टाइम पीरियड होता है ना, वही स्पेकुलेटिव पीरियड होता है, जो स्पेकुलेटिव बोलते हैं ना। बट जब जैसे ही डिसीजन आएगा, फेड रेट हाइक हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हाइक होगा तो लोग क्या है, मूव करेंगे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट मूव होगा जैसे ही हाइक होता है। तो यही है, जो टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही ना स्पेकुलेटिव की, फॉर यहाँ पे जब, एग्जाम्पल कि हाँ, अभी यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ, तो अभी इज अ सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हम्म, अभी रिजल्ट तो पता नहीं है। हम्म, तो अभी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि क्या पता बाद में कौन सी गवर्नमेंट आए, सपोर्ट करे या ना करे, तो मैं अभी अपने पैसे लेके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर देता हूँ हम्म। निकाल के। तो वो भी तो एक तरह का स्पेकुलेशन हुआ ना। पर ये स्पेकुलेशन सेंट्रल किसी और कंट्री के सेंट्रल बैंक के एक्शन से
रिलेटेड नहीं है, हम्म, तो ये हम फिर इसको टेपर टेंट्रम नहीं बोलेंगे। इसको नहीं बोले। ये स्पेकुलेशन कभी भी हो सकता है, मान लो ये जो स्पेकुलेशन है, अभी तो इलेक्शन ही हो रहे हैं। जैसी बात है, अगर बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेज किया जाए, या फिर डिक्लेशनरी, हमारे यहाँ डिक्लेरेशन भी हो जाए, या किसी दूसरी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस नहीं किए, बट हमारी कंट्री में अगर डिक्लेरेशन होने लगे, तो भी तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है बाहर जाने लगेंगे। वह जो टेपर टेंट्रम्स की बात हो रही है, वो ऐसे कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी लेती है जो हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेटर लगती है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से मूव होके अपने इन्वेस्टमेंट्स वहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी मुझे क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में भी कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं शेयर कर दूंगी ठीक है, क्वेश्चन। कंटेक्स्ट कभी कभी अलग हो जाता है क्वेश्चन का, तो फिर चीज़ें आंसर्स बदल जाते सर कि हैं। ये हाँ, जो मतलब टेपर टेंट्रम है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यूएस का जो फेडरल रिजर्व अगर कोई एक्शन लेगा, मतलब कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का। किसी भी कंट्री का नहीं होता है, मेजर कंट्रीज होती हैं कोई तो। इन्वेस्टर सेंटिमेंट मेजर कंट्रीज के साथ ही डिपेंड है ना। ओके। अब हमारे हमसे जो रिलेटेड, मान लो हमारे इन्वेस्टर्स अगर यूएस के हैं, हम्म। तो ये हमारी कंट्री में ज्यादातर अगर यूएस के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स यूएस में है, तो अगर यूएस गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो उनके फेवर मिले, तो यूएस में वापस मूव करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। अगर हमारे पास मॉरिशस के ज्यादा इन्वेस्टर्स होते, हम्म। मॉरिशस के ज्यादा होते, अगर मॉरिशस में ज्यादा अच्छी पॉलिसीज में तो मॉरिशस की गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास मार्केट में कहाँ के कैसे इन्वेस्ट इन्वेस्टर्स करते ज्यादा हैं। है। हाँ, और दूसरा मेजर इकोनॉमीज तो इम्पैक्ट करती हैं, जो भी मेजर इकोनॉमीज हम्म। होंगी, यूरोपियन यूनियन ने कोई डिसीजन लिया, या इवन ग्रेट ब्रिटेन ने कोई डिसीजन लिया कि बैंक ब्रेक्सिट है, हुआ। ठीक है, तो उन पे डिपेंड करता ही है। ठीक सर शेयर कर दिया मैंने क्वेश्चन आपसे। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को अलग से देखेंगे अभी मेरे में। रिकॉर्डिंग चलो बंद कर, वी कैन नॉट